वेलकम क्लास। तो हम पढ़ा रहे थे आपको गति, मोशन। तो आज इसमें नेक्स्ट टॉपिक के रूप में लेते हैं पार्ट 8, औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी। और औसत वेग में क्या अंतर है, चाल और वेग तो ये लगभग एक जैसे ही बताए थे। तो अब हम आज यहाँ पर औसत चाल और वेग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये औसत कब निकलता है, जब वस्तु की चाल में परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, मान लो हम जयपुर से दिल्ली गए तो अलग अलग स्पीड से गए। जयपुर से अलवर तक हमारी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अलवर से दिल्ली तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी औसत चाल कितनी है। तो इस दिशा में औसत चाल दो रूपों में निकाली जाएगी। तो यहाँ देखते हैं, जब कोई वस्तु है किसी दूरी को असमान चाल से एक ही चाल से नहीं, जैसे अभी कह रहे हैं हम अलग अलग चाल होगी, एक बार 50 थी, एक बार 80 थी, असमान चाल से या वेग से तय करती है। तो गतिशील वस्तु जो होगी उस पर जो त्वरण होगा वो असमान होगा। यानी हम ये कहें, जब वस्तु असमान चाल से चलती है या कहें वस्तु पर त्वरण असमान होता है, तो औसत चाल कैसे निकालते हैं। तो औसत चाल कैसे निकलेगी वो देखिए। तब हम औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल बराबर होगी किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात औसत चाल कहलाई। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कुल तय की गई कितनी दूरी है और कुल कितना समय लगेगा, इसका अनुपात क्या बताएगा, औसत चाल। इसका मतलब औसत चाल बराबर होती है कुल तय गई दूरी बटे कुल समयावधि। यानी कितनी दूरी तुमने तय करी और कुल कितना समय लगा, इसका अनुपात औसत चाल होगी, एवरेज स्पीड। अब औसत वेग, अब वेग और चाल लगभग एक जैसे हैं। यहाँ तय की गई दूरी है, दूरी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, विस्थापन। यानी आपने तय कितना विस्थापन किया और कुल कितना समय लगा, तो वेग निकल जाएगा। ऐसे निकाल देंगे। कब निकलेगा, जब असमान चाल से चल रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब किसी वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित होता है। किसी वस्तु का वेग बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, समान रूप से हो, अर्थात हम कह सकते हैं उस पर समान रूप से घटेगा बढ़ेगा, तो उस पर त्वरण जो होगा, आरोपित त्वरण होगा, वो समान होगा, यानी नो चेंज होगा त्वरण। जैसे ऊपर से हम किसी वस्तु को ड्रॉप करें तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान फिक्स होता है। नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंकें तो भी फिक्स होता है त्वरण। यानी उसके वेग में ऊपर से नीचे वस्तु गिरती है, समान रूप से परिवर्तन होता है। तो उस समय हम औसत वेग की गणना इस सूत्र से करें। तो औसत वेग या चाल क्या होगा, किसी वस्तु की औसत चाल उसके प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग का गणितीय माध्य होगा। ये क्या लफड़ा है, उसके प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को दोनों को जोड़ देंगे और उसको आधा कर देंगे 2, तो वो क्या होगा, औसत चाल या वेग आ जाएगा। यानी जो 2 वेग दिए हैं, अंतिम प्रारंभिक वेग, उनका बाई 2 कर देंगे, तो ये औसत वेग आ जाएगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। ऐसे निकाल दिया करें। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, कोई रमेश है 500 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करता है कि वो 200 किलोमीटर की दूरी को तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है तय, 500 में से 200, और शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो ज्ञात करो उसकी औसत चाल क्या है। तो ये असमान चाल से चल रहा है ना, तो पहला वाला औसत चाल का सूत्र लगेगा, ये नहीं लगेगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं, यहाँ पर हम निकालेंगे
कुल तय की गई दूरी कुल समय। तो पहले समय लगाओ, उसको 200 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा 50 की स्पीड से, तो निकालते हैं। यहाँ पर 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। तो हमने ये दूरी बटे 4 लिखा है, तो हम 200 का समय ले लिया हमने t1 मान लिया वैसे। तो दूरी कितनी है 200 बटे 4 कितनी है 200 किलोमीटर की दूरी कितने से तय करिए 50 से, तो 50 का भाग दिया 4 घंटे में तय की। अब बची कितनी 500, टोटल दूरी थी 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ये भी दूरी बटे 4 होगा। तो ये t2 कितना होगा 300 बटे 60, 0 से 0 कट गया, कितने आए 6 पंजे 30, 5 घंटे आ गए भाई। तो यात्रा का कुल समय क्या हो गया t बराबर t1 प्लस t2, दोनों को जोड़ देंगे 4 घंटे प्लस 5 घंटे बराबर 9 घंटे समय आ गया। अब यात्रा की कुल दूरी कितनी थी भाई 9, कुल दूरी कितनी थी 500, यात्रा की कुल दूरी थी कितनी 500। अब औसत चाल कितनी हो गई कुल तय दूरी बटे कुल समय। अब कुल तय दूरी कितनी है 500, कुल समय कितना आया 9 घंटे 5, और अब क्या करेंगे 500 में 9 का भाग दे दिया, तो ये 55.56 लगभग किलोमीटर में आएगा। 55.56 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी लगभग इसकी औसत चाल आ गई, औसत चाल। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक एक छोड़ा गया पिंड, ऊपर से नीचे की ओर कोई पिंड ड्रॉप किया गया, छोड़ा गया वैसे 20 सेकंड में 80 मीटर का वेग प्राप्त कर लेता है। 20 सेकंड में उसका वेग कितना हो जाता है 80। तो ज्ञात करो पिंड में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, यानी 20 सेकंड में कितना त्वरण उत्पन्न हो गया, और 20 सेकंड का औसत वेग कितना है, क्योंकि जब उसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया तब उसका वेग कितना था 0 था ना। अब 20 सेकंड बाद 80 हो गया, तो औसत वेग कैसे, तो अब पिंड का प्रारंभिक वेग, क्योंकि उसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया है, ऊपर से हाथ में पकड़े थे किसी पिंड को, पत्थर को मान लो, अब पकड़े हो तो उसका वेग कितना है, तो स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया है तो u = 0। अंतिम वेग कितना दे रहा है 80 मीटर पर सेकेंड, समय कितना दे रहा है 20 सेकेंड। तो भाई पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे 3 समय, तो अंतिम वेग 80 हो गया अभी, माइनस प्रारंभिक वेग 0, 80 माइनस 0 बटे समय t कितना है 20 सेकंड, 20 का भाग दे दिया तो 80 बटे 20, 0 से 0 काट दिया, 2 से 8 काट दिया 4 बार, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो गया यहाँ पर। अब औसत ये कह रहा है 20 सेकंड का औसत वेग, 20 सेकंड जो गिर रहा था 20 सेकंड गिरा, उस समय टोटल गिरने से नीचे आने तक उसका औसत वेग क्या रहा, तो औसत वेग यहाँ पर क्या है, वेग में परिवर्तन समान रूप से हो रहा है, त्वरण कैसा है यहाँ पर स्थिर है कांस्टेंट है। तो अब औसत वेग का सूत्र ये लगेगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, तो प्रारंभिक वेग तो 0 था, अंतिम वेग कितना था 8, तो 0 + 8 कितने हो गए 8 बटे 2, तो ये हो गया 8 बटे 2, कितना आएगा 8 बटे 2 में, सॉरी 8 नहीं है, अंतिम वेग कितना है 80, 80 बटे 2 कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, कितना आया 40 मीटर पर सेकेंड इसका औसत वेग। इस प्रकार हम औसत वेग की गणना कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।